जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इन दोनों चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सभी को कवर किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जंतुओं में बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। जीव जंतुओं के जो बाह्य अंग हैं और आंतरिक अंग हैं उनके कार्यों में विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम इस चैप्टर को पहले पॉइंट वाइज बता दिया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम सजीवों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है यह पढ़ेंगे। समस्थिति क्या है, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, रासायनिक समन्वय और नियंत्रण, हार्मोन्स की दो खास बातें, पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, मनुष्य में पाए जाने वाले अंग तंत्र तथा उनके कार्य और पादप में पाए जाने वाले अंग तंत्र तथा उनके कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ास बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, अगर आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है सजीवों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले जानिए सजीव कौन है। जिनमें जीवन चक्र हो, जो श्वसन करते हों, जो पाचन करते हों, जो उत्सर्जन करते हों, यह सभी लक्षण किसके हैं, सजीव के हैं। नियंत्रण का मतलब है ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ना कम हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। समन्वय, जब शरीर में कई अंग हैं और किसी काम को करना है, जब शरीर में कई अंग हैं और किसी काम को करना है तो सभी अंगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, इसी को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो सजीवों में नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों है। तो किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता है। पहले समझिए कि अगर मुझे यहाँ लिखना है तो सबसे पहले आँखों से देखना होगा कि कहाँ पर लिखना है। उसके बाद यह दिमाग हाथ को आदेश देगा कि ऐसे ऐसे बनाना है। जैसे मैंने क लिखा तो ये जो लाइन है कितना होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, ये सब क्या है, नियंत्रण है, नियंत्रण किया है। और आँख, हाथ, दिमाग यह तीनों मिलकर समन्वय बनाए हैं, तभी यह हमने क्या किया है, यह इस अक्षर को लिख पाया है। इसीलिए किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे काम बेहतर हो सके। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, जरूरत क्यों है नियंत्रण और समन्वय की। समन्वय और नियंत्रण की जरूरत क्यों है। तो शरीर के सभी अंगों को एक साथ मिलकर काम कराने के लिए क्या चाहिए, नियंत्रण और समन्वय चाहिए। अगर मैं नियंत्रण हाथों पर ना होता तो ये ऐसे लिखते तो क्या अच्छा लगता। तो अगर जब नियंत्रण और समन्वय होगा तो किसी भी अक्षर को अगर लिख रहे हैं तो बेहतर लिख पाएंगे। यह बात समझ में आई। अब परिस्थिति के अनुसार तुरंत सही प्रक्रिया देने में, परिस्थिति के अनुसार, जैसे समझिए कि किसी ने गेंद मेरे ऊपर फेंकी और मैंने सही प्रक्रिया तुरंत नहीं किया तो गेंद मुझे आकर लग जाएगी। अगर मेरे दिमागों में समन्वय तेज है, आंखों ने देखा, तुरंत दिमाग को आदेश दिया और हाथों ने तुरंत उसे आगे आकर पकड़ लिया, तो इससे क्या होगा, तुरंत प्रक्रिया के द्वारा हम सुरक्षित रहेंगे। हर परिस्थिति के अनुसार सही सही प्रतिक्रिया देना होगा। आंतरिक अंग, हृदय, फेफड़े, पेट भी ठीक से काम कर रहे हैं, इसके लिए भी क्या चाहिए, शरीर में नियंत्रण और समन्वय चाहिए। अब आगे, बाहरी स्थिति के अनुसार बदलने के लिए, जैसे गर्मी में पसीना, बाहरी स्थिति के अनुसार, बाहर के टेम्परेचर के अनुसार खुद को शरीर में जो संतुलन करना होता है, यह सब किसकी वजह से होता है, नियंत्रण और समन्वय के वजह से होता है। इसी को समस्थिति कहते हैं। तो जब शरीर, जैसे बाहर का टेम्परेचर गर्म है और शरीर खुद को मेंटेन रखना चाहता है तो क्या करता है, पसीना रिलीज करता है, पसीना बाहर निकालता है, जिससे पानी बाहर जब निकलता है तो शरीर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगर गर्मियों में ठंडियों में क्या होता है, जब ठंडी लगने लगती है तो शरीर खुद को गर्म करने के लिए क्या करती है, कपाने लगती है। तो क्या होता है, इसकी वजह से जब कंपन करती है उससे क्या होता है, शरीर में हीट जनरेट होता है, जिससे शरीर खुद को मेंटेन करती है।
तो बाहरी स्थिति के अनुसार शरीर में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। इसी को समस्थितिक कहते हैं। आगे आइए बढ़ते हैं। समस्थिति क्या है? समस्थितिक का मतलब होता है शरीर के अंदर की स्थिति को संतुलित बनाए रखना, चाहे बाहर का वातावरण बदल जाए। मतलब बाहर का वातावरण बदलने पर भी शरीर की जो संतुलन स्थिति है उसको बनाए रखना ही क्या कहलाता है? समस्थितिक कहलाता है। जैसे इस समय बाहर गर्मी है और शरीर खुद को मेंटेन करने के लिए, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना रिलीज कर रही, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समस्थितिक कहलाती है। आगे आइए जानते हैं कि समस्थिति क्यों जरूरी है। शरीर को स्वस्थ और सामान्य बनाए रखने के लिए समस्थितिक जरूरी है। सभी अंग सही तरीके से काम करें, इसके लिए समस्थितिक जरूरी है। बाहरी बदलावों के बावजूद अंतर का वातावरण स्थिर रहे, इसलिए समस्थितिक जरूरी है। और अब जानते हैं कि एक कोशिकी बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जब बहुकोशिकीय है, जैसे हमारा शरीर कई सेल से मिलकर बना है, तब हम जाकर इसे कंट्रोल करते हैं। और जिनमें केवल एक ही सेल हो, जैसे अमीबा, क्या वो भी अपने शरीर का समन्वय करते हैं कि नहीं करते हैं? तो चाहे एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, सभी अपने शरीर में समन्वय, अंगों में समन्वय बनाकर रखते हैं। उनका पूरा शरीर एक कोशिका में बना होता है। जैसे एक सेल हुआ, इसी में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केंद्रक होगा, मतलब सभी चीजें, जीव द्रव्य एक ही कोशिका में होंगे और सभी प्रक्रियाएं होती होंगी। खाना खाना, बहिष्करण करना, पाचन करना, यह सभी क्रियाएं चाहे एक सेल, एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, सभी में होता है। और सभी में नियंत्रण होता है। नियंत्रण और समन्वय सीधा साधा होता है। कोई अलग अंग तंत्र नहीं होता। जब एक ही सेल है तो अलग तंत्र कहाँ से होगा? अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होते हैं। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि बहुकोशिकीयों में सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। हर कोशिका काम अलग अलग होता है, इसलिए शरीर में विशेष अंग तंत्र होते हैं जो नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। जैसे हमारा शरीर क्या है? बहुकोशिकी है, और बहुकोशिकी में समन्वय और नियंत्रण के लिए अलग अलग अंग तंत्र काम करते हैं। जैसे पाचन के लिए अलग अलग अंग तंत्र है, और उत्सर्जन के लिए अलग अंग तंत्र है। इसी प्रकार से हर चीज के शरीर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र हैं। रासायनिक समन्वय और नियंत्रण। जब शरीर के विशेष ग्रंथियों द्वारा रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन्स छोड़े जाते हैं, जिससे शरीर के विकास के लिए संकेत मिलता है, उसे रासायनिक समन्वय, नियंत्रण या हार्मोन्स कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। डर या गुस्से में एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा छोड़ा जाता है, जो दिल के धड़कन को तेज करता है, शरीर सतर्क हो जाता है। अग्नाशय, पेनक्रियाज, भोजन के बाद इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जो रक्त में शर्करा का स्तर संतुलित करता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या गले में पाई जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जो शरीर की ऊर्जा और उपापचय को नियंत्रित करती है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हार्मोन सीधे खून में मिलते हैं, जो शरीर में यात्रा करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? यह खून में मिलते हैं और जहां इनकी जरूरत होती है, रक्त के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। हार्मोन की किसी खास ग्रंथि से निकलते हैं और सीधे खून में घुलकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं। यह रक्त संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। रक्त क्या काम करते हैं? संदेश वाहक होते हैं, जो हार्मोन छोड़े जाते हैं उनको ले जाकर जहां पर उनकी जरूरत होती है वहां पर पहुंचाते हैं, जिससे शरीर का विकास और वृद्धि होता है। पादप में रासायनिक समन्वय क्या है? रासायनिक समन्वय आपको समझ में आया। शरीर के द्वारा जब कोई रासायनिक पदार्थ रिलीज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समन्वय कहते हैं, जिससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो पौधे अपने शरीर में होने वाली क्रियाएं, वृद्धि, झुकनापन, बीज अंकुरण आदि को रासायनिक पदार्थों से नियंत्रित करते हैं। इन्हें पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक कहा जाता है। बात समझ में आए? अब आगे जानते हैं कि कौन कौन से हार्मोन पादप में काम करते हैं। पादप के हार्मोन्स और उनके कार्य। ऑक्सिन हार्मोन जो है, पौधों को प्रकाश की ओर झुकने में सहायता करता है। जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या काम करता है? जिधर प्रकाश आता है उधर झुकने के लिए संकेत देता है। जिब्रेलिन तो तने की लंबाई और कोशिका में वृद्धि कराता है।
बेलों में तेजी से बढ़ाव होता है। यह किसके कारण होता है? जिबरेलिन के कारण होता है। अब आगे जानते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है, पत्तियों की वृद्धि में सहायता करता है, नई पत्तियां और जड़ें बनाती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि पत्तियों का जो रंध्र होता है पत्तियों के ऊपरी ओर होता है या निचली तरफ होता है? तो पत्तियों का जो रंध्र होता है पत्तियों के निचले भाग में होता है। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यह काम करता है, बीजों को निष्क्रिय सोया अवस्था में रखता है और पत्तियों को झड़ना कराता है। पत्तियों का झड़ना कराता है, सूखे समय में पौधे पत्तियां गिरा देता है। यह कौन काम करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। एथिलीन। एथिलीन का काम क्या है? फलों को पकाने में सहायता करता है, आम और केले इससे जल्दी पक जाते हैं। अब पादप के भी रासायनिक समन्वय हार्मोन्स का पता चल गया। अब जंतुओं के रासायनिक समन्वय की बात करते हैं। तो रासायनिक समन्वय क्या है? जंतुओं के शरीर के कार्य को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए रासायनिक पदार्थ बनते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन शरीर के विशेष ग्रंथियों द्वारा बनते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जिनका जो हार्मोन्स होते हैं जिनका कनेक्शन सीधे ब्लड से होता है उन्हें अंतःस्रावी कहते हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो जिनका कनेक्शन शरीर के मतलब रक्त से कनेक्ट नहीं होता है, वह बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जो पसीना रिलीज करती हैं वो अंतःस्रावी हैं कि बाह्यस्रावी हैं? कमेंट में बताइएगा। हार्मोन खून के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, उन पर असर डालता है। बात समझ में आई? हार्मोन की विशेषता। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक है। यह कम मात्रा में बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। यह एक स्थान पर बनते हैं लेकिन शरीर के किसी भी अंग में जाकर कार्य करते हैं। यह शरीर की वृद्धि, उपापचय, प्रजनन, मूड, तनाव जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। अब प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनके कार्य। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, वृद्धि हार्मोन बनाती है और शरीर की लंबाई और आकार बढ़ाने में क्या होती है? सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करती है। यह शरीर में ऊर्जा और उपापचय को नियंत्रित करती है। अग्नाशय। अग्नाशय जो है यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। हार्मोन खून में शर्करा और ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? संतुलित करता है। अधिवृक्क। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है जो डर, उत्तेजना, क्रोध की स्थिति में शरीर को सतर्क करता है। लैंगिक ग्रंथियां। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन बनाती है, यौन विकास में सहायता करती है और महिलाओं में एस्ट्रोजन बनाती है जो प्रजनन और मासिक चक्र को नियंत्रित करती है। यह सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंग तंत्र क्या है? जब एक साथ कई अंग मिलकर काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अंग तंत्र कहा जाता है। जब एक जैसे कार्य करने वाले सभी अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं उन्हें अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कई अंग तंत्र होते हैं, प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से अंग तंत्र हैं और उनका कार्य क्या है। श्वसन तंत्र। यह तंत्र हवा से ऑक्सीजन लेता है और शरीर को प्रदान करता है और ब्लड में मिले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह कौन काम करता है? श्वसन तंत्र करता है। और इसके प्रमुख अंग हैं नाक, श्वास नली, फेफड़ा। परिसंचरण तंत्र। यह तंत्र शरीर के सभी हिस्सों में खून, ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र का मतलब है ब्लड। ब्लड क्या है? परिसंचरण तंत्र का भाग है जिसके द्वारा शरीर के हृदय में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, हार्मोन पहुंचाया जाता है और वहां पर जो CO2 कलेक्ट हुआ है उसको कलेक्ट करके इकट्ठा हुआ है उसको एक साथ लाकर फिर से बाहर निकालता है। इनके प्रमुख अंग हैं हृदय, रक्त नलिकाएं जैसे धमनी और शिराएं हैं। उत्सर्जन तंत्र। यह तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। इसके अंग वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय आदि होते हैं। तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और संदेश पहुंचाता है। किसी काम को करने के लिए किसका उपयोग करता है? शरीर निर्देश देने के लिए तंत्रिका तंत्र का प्रयोग करता है। इसके प्रमुख अंग है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी आदि। कंकाल तंत्र। यह शरीर को आकृति और सहारा प्रदान करता है और यह हड्डी से बना होता है। पेशी तंत्र। यह तंत्र हिलाने डुलाने शरीर को चलने फिरने में मदद करता है जिसमें मांसपेशियों से बना होता है, पेशी कोशिकाओं से।
जनन तंत्र, यह तंत्र संतान उत्पन्न करने में मदद करता है। पुरुषों और महिलाओं में जनन तंत्र अलग अलग होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, यह तंत्र हार्मोन बनाता है जो शरीर को संकेत देता है कि शरीर का विकास और वृद्धि को समन्वित करता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क जैसी ग्रंथियां होती हैं। अब पादप के अंग तंत्र तथा उनके कार्य। तो पादप को दो भागों में बांटा गया है। जो जमीन के अंदर है उसे मूल तंत्र और जो जमीन के बाहर है उसे प्रारोह तंत्र कहते हैं। जो मिट्टी के नीचे पाया जाता है। पौधे को जमीन में मजबूती से पकड़ना, मिट्टी से पानी और खनिज को सोखना, कुछ पौधों में भोजन का संग्रहण करना भी होता है। पुष्प तंत्र या प्रारोह तंत्र कहा जाता है। यह पौधा का ऊपर वाला भाग होता है जिसमें तना, पत्ती, फूल, फल होते हैं। इनके मुख्य अंग और कार्य। तना, यह पौधों के भाग को सहारा देता है, पानी और भोजन का एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन करता है और पानी का परिवहन जाइलम करता है या फ्लोएम, कमेंट में बताइएगा। कुछ पौधों में भोजन संग्रहण भी करता है जैसे आलू। पत्तियां रसोई घर कहलाती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं। फूल पौधों का जनन अंग होता है। यह नर और मादा जनन अंग होते हैं। बीज और फल बनाने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। फल बीजों को सुरक्षित रखते हैं और कुछ फल भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। बीज नया पौधा उत्पन्न करने के लिए कार्य करते हैं। इनमें भ्रूण और खाद्य पदार्थ होते हैं। यह रहे पादप के अंग तंत्र तथा उनके कार्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।